हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। यह है पार्ट 2 ट्रिकलिंग फ़िल्टर का। इसके अंदर हम डिज़ाइन और न्यूमेरिकल सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था ट्रिकलिंग फ़िल्टर की होल थ्योरी। ये दो पार्ट में इसलिए बनाया गया है ताकि जिन लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट है डिज़ाइन और न्यूमेरिकल सीखने में, वो डायरेक्टली आके यहाँ पे डिज़ाइन और न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। अब अगर जो हमारे से बोला गया है कि हमें एक ट्रिकलिंग फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक किसी इंडस्ट्री से एक सीवेज आ रहा है जिसका डिस्चार्ज क्यू नोट है और उसका बीओडी जो है बीओडी 1 है। तो तुम्हें एक ट्रिकलिंग फ़िल्टर ऐसा बनाना है ताकि उसकी जो बीओडी है वो बीओडी 2 बन जाए, मतलब वो साफ़ होकर बीओडी 2 हो जाए। ठीक है, ऐसा हमें ट्रिकलिंग फ़िल्टर बनाना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ये होता है कि इस सरफेस एरिया से ट्रिकलिंग फ़िल्टर के डिस्चार्ज किस रेट से इसके अंदर जाए। इसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, जो हमने इक्वेशन पढ़ी होती है फ्लूइड के अंदर। तो हम इसको, इस जो वेलोसिटी है इसको हम HLR से, मतलब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट से कंपेयर कर सकते हैं और इसको सरफेस एरिया से। अब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पास क्यू होता है वो गिवन होता है कि हाँ हमारे पास क्यू जो होता है इतना आ रहा है। अब अगर जो सरफेस एरिया हमने कम रख दिया तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ जाएगा, या फिर सरफेस एरिया को जो हमने बढ़ाया तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम हो जाएगा। दोनों से ही दिक्कत क्या है, अगर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कम हो गया तो क्या होगा कि हमारे पास जो ग्रेवल्स होता है उसके ऊपर बायोमास की लेयर्स जमा होती है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब अगर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ज़्यादा हुआ तो ये बायोमास की लेयर बन ही नहीं पाएगी। पानी इतनी तेज़ी से आएगा कि पहले ये शेयर ऑफ हो जाएगा और पानी साफ़ हो ही नहीं पाएगा। दूसरा, अगर हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हमारे पास कम रह गया तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो ग्रेवल्स होते हैं उसके ऊपर बायोमास की लेयर बनेगी और बनती रहेगी, ये शेयर ऑफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाएगी और पॉन्डिंग हो जाएगी। इसलिए हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बताता है हमें कि इस वॉल्यूम में हमें पर डे कितनी बीओडी डिस्पोज करनी है। मतलब जो हमारे पास बीओडी है वो किलोग्राम में है, वो पर डे पर यूनिट वॉल्यूम हमें कितनी डिस्पोज करनी है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। जैसे इससे हम निकालते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमारे पास किलोग्राम पर डे के हिसाब से हमारे पास बीओडी होगी और अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम निकल के आएगा। तो वो कंपेयर करते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट को स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था Q इजगल टू ए वी, इससे हमने कंपेयर करके बनाया था हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इजगल टू Q अपॉन सरफेस एरिया। देखो इसके केस में क्या है, यहाँ पे जो इस ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर जो डिस्चार्ज पड़ रहा है वो सिर्फ Q नोट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो होगा हमारे पास वो होगा Q नोट अपॉन इसका सरफेस एरिया। तो डिज़ाइन करने के लिए जो हमें सरफेस एरिया होगा वो होगा Q नोट अपॉन हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ये हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि इतना होना चाहिए ताकि एफिशिएंटली ट्रिकलिंग फिल्टर हमारा काम कर सके। Q नोट हमें गिवन होता ही है कि इतने Q नोट के लिए हमें डिज़ाइन करना है, तो हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आता है और सरफेस एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर। इसको कंपेयर करके हम डी निकाल लेते हैं आराम से। इस केस में जो हमारे पास हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है वही Q इंटू सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जो Q होता है वो क्या होता है, देखो ये ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है इसके ऊपर कौन सा डिस्चार्ज आ रहा है, एक तो आ रहा है Q नोट और दूसरा क्या होता है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हम जो एक Q रिसाइकल भी यूज़ करते हैं जो हम आगे से वापस से ट्रिकलिंग फिल्टर में पीछे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो टोटल वो Q नोट प्लस QR होता है। तो HLR यहाँ पे होता है Q नोट प्लस QR इंटू सरफेस एरिया। देखो अगर हमने Q नोट के लिए ही डिज़ाइन कर दिया, सिर्फ QR को हम भूल गए, लेकिन QR फिर भी उसके ऊपर आ रहा है, हमारे पास हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो आता है यहाँ पे Q प्लस Q नोट अपन ऐसे आता है साउथ सरफेस एरिया। यहाँ पे दोनों का सम इसलिए आ रहा है क्योंकि इस ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर दोनों डिस्चार्ज यहाँ पे पड़ रहे हैं। अब मान लो हमने जो सरफेस एरिया है वो Q प्लस Q नोट के लिए नहीं, हमने सिर्फ Q के लिए डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया हमने कोई डिज़ाइन कर लिया, उसके लिए हमारे पास हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हमने रखा, लेकिन क्या होगा इसके ऊपर Q नोट भी आगे पड़ेगा। तो जैसे ही Q प्लस Q नोट आगे पड़ेगा तो Q बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो सरफेस एरिया तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट भी बढ़ जाएगा। और जैसे कि हमें पता है जैसे ही हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ा तो क्या होगा, स्लाइम लेयर जल्दी जल्दी ब्रेक होने लगेगी, जिसकी वजह से ये साफ़ नहीं हो पाएगा पानी। इसलिए हमें डिज़ाइन क्यू प्लस क्यू नोट के लिए करना पड़ता है। तो हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया इजकल टू क्यू प्लस क्यू नोट अपन हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, और वापस से सरफेस एरिया से हम डायमीटर इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ये होती है बीओडी पर यूनिट डे पर यूनिट वॉल्यूम, हम कितनी इसके अंदर कंज्यूम करा रहे हैं, कितनी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो बीओडी पर यूनिट डे मतलब किलोग्राम पर डे हम बोल सकते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस में गिवन होती है वो हमें क्यू नोट और एस नोट दी होती है। एस नोट बीओडी जो हमारे पास दी होती है वो मिलीग्राम पर लीटर में दी होती है, और ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए किलोग्राम पर डे में। अब मिलीग्राम पर लीटर से हमें इस पे आने के लिए हमें क्यू नोट एस नोट करना पड़ता है, उससे हमारे पास ये यूनिट आ जाती है। कैसे, ये हो गया हमारे पास मिलीग्राम पर लीटर, और जो हमारे पास क्यू नोट होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, या फिर इसे लीटर पर सेकंड में मान सकते हैं। लीटर से लीटर कैंसिल होता है तो हमारे पास मास पर यूनिट टाइम की हमारे पास यूनिट आ जाती है। मास को हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, टाइम को हम डे में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास बीओडी पर यूनिट डे, इसको हम लिख सकते हैं क्यू नोट एस नोट पर यूनिट वॉल्यूम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो हमारे पास अगर जो वॉल्यूम हमें इसका निकालना हो तो वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास क्यू नोट एस नोट अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट निकालने के लिए हम करते हैं क्यू नोट एस नोट पर यूनिट वॉल्यूम, इससे हमें ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्यू नोट प्लस क्यू आर हमने नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया, उसको थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या है, यहाँ पे जो इस वॉल्यूम में पर डे कितनी बीओडी जा रही है, बीओडी मतलब कितना ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है। देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है एस नोट जा रहा है, जो यहाँ से घूम के आ रहा है वहाँ पे ये पहले से ये साफ़ हो चुका पानी, और इसकी जो यहाँ पे बीओडी थी वो पहले ही बहुत कम जा चुकी थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो यहाँ पे से जब यहाँ पे ये एस आएगी तो ये एस प्लस एस जो होगी ये एस बहुत कम होगी, जिसकी वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्यू नोट यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे कितना किलोग्राम पर डे आ रहा है, क्यू नोट एस नोट। अब अगर जो यहाँ से भी हम बीओडी लाएंगे तो यहाँ से क्यू रिसाइकल इंटू एस। देखो क्यू आर वैसे ही कम है और एस तो वैसे ही नेग्लिजिबल हो चुका है, तो हम इसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोड में भी ये बताया है कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए हम क्यू नोट एस नोट अपॉन वी यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्यू नोट प्लस क्यू आर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे, वो होगा क्यू नोट एस नोट अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जैसा सिमिलरली इससे आया है। तो जब हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं एसआरटीएफ की, तो इसकी आती है 100/1 + 0.44 ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या है, किलोग्राम ऑफ बीओडी पर डे पर मीटर क्यूब। ऐसी एचआरटीएफ की जब हम एफिशिएंसी देखते हैं वो भी बिल्कुल सेम होती है, वो होती है 100/1 + 0.44 अंडर रूट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अपॉन एफ। अब ये जो एफ होता है ये रिसर्कुलेशन फैक्टर होता है, जो कि होता है 1+R/1+1 - F R² एफ होता है यहाँ पे ट्रीटेबिलिटी फैक्टर, जो कि इंडियन सीवेज के हिसाब से 0.19 आता है हमेशा। और आर जो होता है हमारे पास वो होता है रिसर्कुलेशन रेशो, QR/Q नोट, मतलब कितना हमने रिसाइकल करके ले गए थे और Q नोट जो हमारा इनिशियली आया था। तो F की वैल्यू तो हमारे पास मोस्टली यही आती है 1+R/1 प्लस ये हो गया 0.9 0.9 1 - 0.9 0.1 R²। यहाँ पे पास आ जाता है F। तो F की वैल्यू रख सकते हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट वही हमारे पास किलोग्राम ऑफ बीओडी पर डे पर मीटर क्यूब। अब थोड़ी ईएस के प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये कि इन एन एरोबिक अटैच्ड कल्चर सिस्टम, मतलब हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात सोच सकते हैं, द बायोमास प्रेजेंट एट द बायोफिल्म मीडियम सरफेस इंटरफेस एक्सपीरियंस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसने पूछा है कि मीडियम के ऊपर जो बायोमास की लेयर बनती है, तो ये मीडियम और स्लाइम लेयर इन दोनों के बीच में इस जगह पे कौन सा प्रोसेस होता है। तो पहली बात तो यहाँ पे एनेरोबिक प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है। दूसरी बात यहाँ पे एंडोजेनस रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। एंडोजेनस इसलिए क्योंकि अंदर फूड भी नहीं जा पाता है जब लेयर मोटी हो जाती है। तो एंडोजेनस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद को ही खाने लगते हैं। तो एनारोबिक प्लस एंडोजेनस, तो इसका आंसर सही होगा सी।
ये क्वेश्चन गेट में 4 से 5 बार पूछा गया है कि ट्रिकलिंग फिल्टर डिज़ाइन किस चीज़ कौन से ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए होता है। तो इसका आंसर हमने थ्योरी में भी देखा है, ये डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए होता है। कोलाइडल को भी हटा देता है, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल आंसर यहाँ पे होगा डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर 80, पैरामीटर आर एम्प्लॉयड इन द डिज़ाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो हमने अभी पढ़ा है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है, डिटेंशन टाइम हमारा सेडिमेंटेशन टैंक में होता है, ये सब। तो HLR और OLR पे ही डिज़ाइन हो जाता है पूरा हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसरेशन रीजन है कि प्लास्टिक मीडिया जो हमारे पास है 25 से 100 मिलीमीटर का यूज़ होता है सुपर रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के अंदर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में हमारे पास 25 से 100 तक के होते हैं। तो उसमें जो हमारे पास सीवेज वाटर पास होता है वो एक रेट से होता है, लेकिन सिंपल बहुत कम रेट से होता है। अब सुपर रेट के लिए हमें पार्टिकल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, तभी वॉइड्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे और तभी सुपर रेट से उसके अंदर से सीवेज पास होगा। तो 25 से 100 तो हम अपना स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में करते हैं, तो असर्शन गलत हो गया। बाकी सेकंड बिल्कुल सही है कि प्लास्टिक हम मीडिया हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे पास जो ग्रेवल्स होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज़्यादा होती है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है उसके स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए हम प्लास्टिक मीडिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको वो काफ़ी हल्का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में पॉन्डिंग की प्रॉब्लम होने पे हम इनमें से क्या चीज़ यूज़ करते हैं। पहली चीज़, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में पॉन्डिंग की कभी दिक्कत होती नहीं है, स्टैंडर्ड रेट में होती है। तो क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट में भी हम रेकिंग और क्लोरीनेशन करके हम इसको हटा देते हैं, जो कि हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिएक्टर्स इज रिलेटेड टू ट्रिकलिंग फिल्टर। तो इसका आंसर हमारे पास है पैक्ड बेड। ठीक है, ऑब्वियस है। बाकी चारों देख लेते हैं हम, प्लग फ्लो, कंप्लीट मिक्स और फ्लूइडाइज बेड। प्लग फ्लो होता है, पहली बात तो रिएक्टर होता है जहाँ पे ये पूरी रिएक्शंस वगैरह होती है। प्लग फ्लो में क्या होता है, एक बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल टैंक होता है, यहाँ से निकलता है इधर से जाता है। ठीक है, कंप्लीट मिक्स में क्या होता है, यही होता है, बस अंदर मिक्सिंग होती रहती है। फ्लूइडाइज बेड में क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे मीडियम पड़ा होता है, तो यहाँ से जब हम लिक्विड को या फिर हमारे सीवेज को डालते हैं तो ये ऊपर की साइड उसकी वेलोसिटी होती है, और ये जो हमारे पास लेयर होती है ये एक्सपेंड हो सकती है, जो कि सेपरेट कर देती है सॉलिड को, सुपरनेटेड लिक्विड और गैसेस को। ठीक है, चौथा हमारे पास इसका है ही। लास्ट हमारे पास है पैक्ड बैग रिएक्टर, जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर में यूज़ होता है। इसके अंदर हमारे पास एक ग्रेवल का बेड होता है जिसके ऊपर सीवेज होता है, उसके ऊपर मीडियम के ऊपर हमारे पास लेयर, जो कि हमने थ्योरी में पूरा पढ़ा ही है कि लेयर बन जाती है जो पास होता है जब सीवेज, तो वो साफ़ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन IAS मेंस में 2017 में आया हुआ है कि हमें हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। जैसे कि हमने इसकी थ्योरी में ही पढ़ा था कि हमें क्या गिवन होगा, कि हमें गिवन होगा कि क्यू नोट में दिया हुआ है कि 5 mld हमारे पास आ रहा है, को साफ़ करना है, जिसकी BOD हमारे पास 160 मिलीग्राम पर लीटर है, और इसकी BOD ऐसा ट्रिकलिंग फ़िल्टर डिज़ाइन करना है ताकि इसकी लास्ट में BOD 25 मिलीग्राम पर लीटर रह जाए, और रिसाइकलिंग रेशो जो हमारे पास है क्यू क्यू नोट अपॉन QR, वो हमारे पास 1.5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिकलिंग फिल्टर का वॉल्यूम निकालना है, हमें उसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, ये हमें डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली हमें डायमीटर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया हमारे पास आता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज इक्वल टू क्यू नोट प्लस QR अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, हमें ना कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट नहीं पता है, हमें सरफेस एरिया नहीं पता, तो इस पे नहीं जाएंगे। वॉल्यूम वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे पास है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन वेट ऑफ BOD पर यूनिट डे पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम निकलेगा वेट पर यूनिट डे, मतलब BOD kg पर यूनिट डे अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो वॉल्यूम भी अभी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये नहीं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट नहीं पता है। तो हमें थर्ड फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ेगा, ईटा इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.44 अंडर रूट ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अपॉन F। तो पहले ऑर्गेनिक लोडिंग रेट देखते हैं क्या है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हमारे पास है BOD इन kg पर डे अपॉन
वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें BOD इन केजी पर यूनिट डे निकालने के लिए हमने पढ़ा था क्यू नोट एस नोट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास क्यू नोट है 5 ml और एस नोट जो हमारे पास इनिशियली आ रहा है वो है 160 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको किलोग्राम पर डे में कन्वर्ट करेंगे। 5 ml मतलब 5 इंटू 10⁻6 लीटर्स पर डे इंटू 160 मिलीग्राम पर लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, इसको मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 5 16 2 45 80 800 किलोग्राम पर डे। अब हमने निकाल दिया BOD पर यूनिट डे, मतलब इसको हम W से डिनोट कर देते हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हमने पढ़ा था, वो होता है किलोग्राम BOD पर यूनिट डे पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। अब तो इस फॉर्मूले में OLR की वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास W की वैल्यू आ चुकी है 800 किलोग्राम पर डे। वॉल्यूम हमें निकालना है। अब हमें एफिशिएंसी और F चाहिए। देखो एफिशिएंसी क्या होती है कि अंदर कितना गया था 160 मिलीग्राम पर लीटर और बाहर कितना निकला 5 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम पर लीटर, आई गेस 25 मिलीग्राम पर लीटर। तो एफिशिएंसी कितनी हुई? एफिशिएंसी तो हो गई हमारे पास 160 माइनस 25, कितना उसने कम कर दिया अपॉन इनिशियल 160, तो हमारे पास ये आ जाती है 84.38%। अब बात आती है एफ़। एफ़ हमें पता है F इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस 0.1 आर का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.6, वेट, आर की वैल्यू गिवन है हमें 1.5, तो 1.5 प्लस 1 2.5 अपॉन 1.5 तो 0.15 तो 1.15 का होल स्क्वायर। तो F की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.89। तो देखो हमारे पास F की वैल्यू पता चल गई, W की वैल्यू पता चल गई, ईटा की वैल्यू मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से हमारे पास आएगा वॉल्यूम निकल के। तो सब चीज़ हम वैल्यू में पुट कर देंगे तो हम इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8438 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.44 √800 अपॉन V इंटू 1.89। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास V आता है 2389.57 मीटर क्यूब। अब 1.5 मीटर अगर हम डेप्थ एज्यूम कर लें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से d निकल के हमारे पास आएगा 2389.57 अपॉन 1.5 इंटू 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास d निकल के आता है 45 मीटर, जो कि लेस देन है 60 मीटर से। हमारे पास ये कंडीशन होती है, गाइडलाइन होती है कि ट्रिकलिंग फिल्टर की कभी भी कभी भी डायमीटर जो होता है वो 60 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 45 मीटर आया। तो हमारे पास डिज़ाइन कंडीशन हुई कि हमारे पास इसका डायमीटर होगा 45 मीटर और डेप्थ होगी इसकी 1.5 मीटर। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।